फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th का हिस्ट्री जो है उसका पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं हम। तो पार्ट 3 में 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है। ये लास्ट चैप्टर है इस पार्ट का। देखिए, हिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट है, आपको पता होगा। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट है पूरा। पार्ट 3 आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बताएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में भी 5-6 चैप्टर है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट आने वाले 5 to 6 डेज में। तो एक भी दिन गैप नहीं होगा, आप देखिए आराम से। कल एक वीडियो आया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे आज़ाद हुए और पार्टीशन कैसे हुआ, उसके बारे में। पार्टीशन के क्या क्या कारण थे और क्या अल्टरनेटिव हो सकता था, पार्टीशन में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, उस सब के बारे में डिस्कस किए। लेकिन साथ ही साथ जब पार्टीशन हुआ, हम आज़ाद हुए, उससे पहले एक प्रोसेस चालू हो गया था, संविधान बनाने का प्रोसेस। अब क्वेश्चन होता है कि संविधान बनाना ही क्यों है? तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बिना संविधान के हम कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। भाई संविधान नहीं रहेगा तो लोग अपनी मनमानी करेंगे, और अपनी मनमानी करेंगे तो जो पावरफुल सेक्शन है वो उनकी मनमानी हुई ना, जो मेजॉरिटी है उनकी मनमानी हुई। तो जो डाउन ट्रोडन डिसएडवांटेज सेक्शन है, जिनके लिए कोई, हम जब ब्रिटिश समय में उनके लिए कुछ नहीं था, तो हम जब आज़ाद हुए उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो उनकी सारी ज़रूरतों को फुलफ़िल करना हमारा ही दायित्व था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। सबको रोल डिफ़ाइन है, बहुत कुछ है। ये हम पॉलिटी में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, क्लास 11th वाली पॉलिटी में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी समझिए कि हमारा संविधान बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोर्स अच्छा है और फ्री में है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ताकि सस्टेन कर सके और कुछ और इम्प्रूव कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और डेवलप कर सके हम लोग, ताकि और क्वालिटी वीडियो बना के आपके पास पहुंचा सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। हुआ है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे सिंपल बताया जा रहा है कि हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 को। मतलब यहाँ से इफेक्ट हो गया था, बन के तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन इफेक्ट हुआ कम्प्लीटली 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये दिन है 26 जनवरी वाला जो दिन था वो पूर्ण स्वराज 1929 को मनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसलिए इस दिन के दिन इफेक्ट किया गया। क्लियर। और ये जो हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। थोड़ा बहुत संविधान के बारे में हम डिस्कस कर ले। और क्वेश्चन उठता है कि भाई लंबा क्यों है, इतना लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें हमने क्या क्या दिया है, क्योंकि हमारे देश की कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी इतना है। इवन इतना सारा फंडामेंटल राइट हर एक टाइप के पीपल के लिए, इतना हर कम्युनिटी के लिए अपना कानून, मतलब हर कम्युनिटी के लिए सेपरेट, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए, और बहुत सारे एक्सेप्शन भी है। लेकिन लेंथ और कॉम्प्लेक्स होने का कारण ये भी है कि हम पूरे देश को समझने लगे थे। क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट जब हुआ तो हम देश के हर एक जगह से वाकिफ़ हो गए थे कि कहाँ प्रॉब्लम है, ट्राइबल को क्या प्रॉब्लम है, ST SC को क्या प्रॉब्लम है। तो सबके प्रॉब्लम को पता चल गया, सबके प्रॉब्लम है पता है। तो जब हम नया संविधान बनाएंगे हम अपने देश के लिए, तो हम उनमें उनकी बातें भी तो रखेंगे ना। तो और एक और चीज़, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब बना रहे थे तो इतने डाइवर्स फील्ड के लोग उसमें आए हुए थे कि सब अपना पॉइंट रखते गए, जिसके कारण जो साइज़ था कॉन्स्टिट्यूशन का वो इतना बड़ा हो गया कि सबसे बड़ा संविधान बन गया। फ्रेम कब से हुआ? देखो, सबसे पहली बार ये लोग 9 दिसंबर 1946 को बैठे थे और तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। क्लियर। उसके बाद लेकिन इफेक्ट में देखो, इस समय भी जो कुछ प्रोविज़न यही है, इसी समय से लागू हो गए। लेकिन कंप्लीट जो हमारा संविधान तो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ठीक है। तो आपको लग रहा है यार इतना आसान था, 26 जनवरी को बैठे, इतना मतलब 3 साल में आराम से, 2 साल 11 महीने के आसपास आराम से बन गया। लेकिन भाई इतना भी आसान सिचुएशन उस समय नहीं था। क्योंकि आप देखो 9 दिसंबर को पहली बार बैठे 1946 को, और 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन हुआ। और इसके बीच में भी ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक सिचुएशन ठीक था भाई, बिल्कुल भी नहीं।
कम्युनल लड़ाई बिल्कुल हो रही थी, कम्युनल हार्मनी बिल्कुल भी नहीं था। आपको पता है पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मार्च 1947, अगस्त 1946, इस समय बहुत खून की नदियाँ बहती थी। मुस्लिम लीग और भी लोगों के द्वारा खून की नदियाँ बहाई जाती थी, क्योंकि उनको चाहिए था अलग देश। क्योंकि उनको पता चल गया था 1937 के चुनाव में, उनको पता चल गया कि हमारा इंडिया में कोई वजूद नहीं है। वजूद इन द सेंस कि हम पॉलिटिकल पावर कभी पा ही नहीं सकते, हम क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं। तो जब मेंबर बैठे तो इस बीच समझो उन पे क्या बीतती होगी मेंबर की, क्योंकि वो संविधान बना रहे हैं और देश में यहाँ नरसंहार हो रहा है, पार्टीशन फ्रीडम में नरसंहार हो रहा है, लोग मार काट कर रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, वुमेन का रेप हो रहा है, डकैती वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो इनके ऊपर क्या बीतती होगी, इन पे लगता हो कि यार छोड़ देते बनाना, क्योंकि हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन मतलब कितना प्रॉब्लम इनको झेला पड़ा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था बहुत फ्लुएंट जा रहे थे, फ्लुएंट काम हो रहा था, नहीं भाई, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेला पड़ा। तो ये लोग सोच रहे थे, जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि भाई देखो 1946 में कम्युनल राइट हो गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जो बंगाल वाला एरिया, बाद में अमृतसर वाला एरिया इस समय हुआ। लेकिन इससे पहले जो भी हम ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट करते थे, ध्यान देना, ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट करते थे, उसमें कम्युनल हार्मनी देखने को मिलती थी। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट में आपने ऐसा नहीं सुना होगा हिंदू मुस्लिम अलग अलग क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे थे, नहीं भाई। इंडियन आर्मी मूवमेंट के द्वारा जो मूवमेंट हुआ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जो अलग अलग देश हेल्प कर रहे थे, जापान जैसे, जापान वगैरह, तो यहाँ भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। रॉयल इंडियन नेवी जो आपको 1946 में जो स्ट्राइक किए थे, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे थे तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था। फिर पॉलिटिकल पार्टी उस समय की जो थी मुस्लिम लीग, वो हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही थी? वो क्यों बोल रही थी कि मुस्लिम के लिए सिर्फ हम ही कुछ कर सकते और कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन स्ट्राइकिंग फीचर दिस पॉपुलर अपसर्ज जो था और पॉपुलर मूवमेंट, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात चलती थी। यहाँ पे कोई ऐसा सच नहीं था कि यार तुम मुस्लिम अलग मूवमेंट करो, हम हिंदू अलग मूवमेंट करो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम, ये रिपीटेडली फेल्ड हो गए इस सेटलमेंट में पहुंचने में। किस सेटलमेंट? कि कम्युनल हार्मनी, सोशल हार्मनी, रिलीजियस रिकॉन्सिलेशन करते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं, दोनों रिलीजन एक साथ रह के दोनों बात करते हैं, फिर मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। ये करने में नाकामयाब रहे। इसका मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं कि भाई लोगों ने जो मार काट किया अगस्त 1946 में बंगाल वाला एरिया में, इवन अमृतसर वाला एरिया में भी थोड़ा टाइम बाद, तो इसमें लोगों की तो कोई गलती नहीं थी, काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं, मतलब क्योंकि लोगों ने ही मारपीट किया। लेकिन इसका आदेश ऊपर से आ रहा था, आपको ये पता चल सकता है, थोड़ा बहुत हम लोग जज कर सकते हैं कि लोगों को भी गलती थी। आप किसी के कत्ल कर रहे हो, इसमें आपकी भी गलती है, लेकिन ऊपर से आपको कोई बहका रहा है, इसमें उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमें तो यहाँ पे ऊपर से बोलता जा रहा है कि अगर जैसे अभी भी जो ISIS या जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के लिए जो काम करते हैं, तो जो बच्चों को अबडक्ट करके उसको सिखाते रहते हैं, फिर उनके दिमाग में ऐसा भरते रहते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, ऐसी बातें जो भरते रहते हैं। तो इसमें उस बच्चे की उतनी गलती नहीं जितनी उनके ऊपर वाले लोगों की गलती है। तो यहाँ पे किलिंग हुई और उसके बाद पार्टीशन हुआ, तो इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा था। उसके बीच यहाँ पे बना रहे थे, संविधान बनाने पे लगे हुए थे, क्योंकि इनको फ्यूचर इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत थी। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं था कि इन जो ब्रिटिश इंडिया थी उसी में सिर्फ प्रॉब्लम वहाँ भी था। जो प्रिंसली स्टेट थे ना, बहुत सारे स्टेट पूरा इंडिपेंडेंट मांग कर रहे थे और वहाँ पे मिसरूल करते थे। तो ये देखा नहीं गया, क्योंकि वो आफ्टर ऑल पार्ट तो इंडिया का ही है। तो जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले थे वो चाहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावे भी बहुत लोग थे, मैं सिंपल इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बोल सकता, कि इसके अलावे जैसे BR अम्बेडकर जी की बात करते हैं, ऐसे लोग थे, और भी पॉलिटिकल पार्टी थी, छोटी पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन वो सब चाहते थे कि सब इंडिया एक रहे, एक यूनाइटेड रहे, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। अब क्वेश्चन उठता था कि संविधान जब बनने लगा तो संविधान में आए कौन लोग? बनाना है ना भाई, संविधान कोई ना कोई आके बनाएगा। तो बना के आएगा तो सबसे पहले एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। चलो इकट्ठा होते हैं। अब किसको हम एंट्री दे भाई, कौन आएगा? तो आपको पता है 1935 एक्ट के तहत
जो चुनाव होता था प्रोविंशियल में, प्रोविंस का मतलब होता है उस समय जो राज्य, हम अभी बोल सकते हैं ना, जो अभी हम स्टेट बोलते हैं, बिहार यूपी ये सब वो स्टेट बोलते हैं। तो प्रोविंस में जो चुनाव हुआ, प्रोविंस का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें जो चुनाव हुआ, वहाँ पे जो मेंबर इलेक्ट थे ना, ध्यान देना, वहाँ पे जो मेंबर इलेक्ट थे वो नए मेंबर को इलेक्ट करते थे ताकि नए मेंबर जाए कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। सिंपल। तो हम इसको बोल सकते हैं कि पार्शली इलेक्टेड है, पार्शली नॉमिनेटेड है, क्योंकि ये तो खुद इलेक्ट होके आए थे लेकिन इन्होंने तो नॉमिनेट किया ना। तो यहाँ द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वेर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ये थे भाई जो 1935 के एक्ट से जो चुन के आए थे। देन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देन चूज द रिप्रेजेंटेटिव। भाई ये बंदे हैं 20। जैसे क्या हुआ, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं, एक प्रोविंस है, प्रोविंस में टोटल है अभी मेंबर 150 कि कोई प्रोविंस मान लेते हैं, कोई प्रोविंस है यूपी, कोई प्रोविंस है, उसमें टोटल है मेंबर 150। तो 150 किसी एक मेंबर पे, जैसे 150 कोई 2 मेंबर को भेजना है तो 2 मेंबर पे सर्वसम्मति नहीं बनेगी ना। तो मान लो टोटल 10 मेंबर खड़े हो गए हैं चुनाव में, ये 10 बोलते हैं हम जाएंगे, तो अब इन 150 को वोट देना है तो 150 अपने प्रेफरेंस पे वोट देंगे। तो 150 ने प्रेफरेंस पे वोट दिया तो किसी 2 बंदे को जिसका ज़्यादा प्रेफरेंस मिला उसको भेज दिया गया। तो ये 2 बंदे चले गए चुनाव लड़ने, वो एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनने। तो जो फेमस बंदे होंगे वो तो चले ही जाएंगे वैसे, क्योंकि 150 लोग जिनको उन्हीं को चुनेंगे जो फेमस होगा। फेमस इन द सेंस कि उस समय जो ज़्यादा एक्टिव होगा लोगों के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द प्रोविंशियल, हाँ, और एक और जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली था वो कांग्रेस से पूरी तरह डोमिनेटेड था। जितने मेंबर थे उसमें से टोटल तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के थे, ध्यान देना टोटल मेंबर। मुस्लिम लीग को हटा दो क्योंकि मुस्लिम लीग एंट्री नहीं किया था, बाद में स्टार्टिंग से ही वाइकेट किया था। मुस्लिम लीग के बाद जो बचा उसमें अधिकतर तो कांग्रेस से की थी। बट विद इन कांग्रेस ऐसा नहीं था कांग्रेस जो बोल दिया, जैसे अभी की पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है कि जो मेन लीडर बोल दिया दूसरे लीडर वही मानते हैं, होता है ना, वही होता है। लेकिन उस समय नहीं होता था, उस समय कांग्रेस के अंदर ही इतना ज़्यादा डिफरेंस था थॉट में, डिफेंस आइडियोलॉजी थी। कुछ लैंडलॉर्ड को फेवर करते थे, कुछ लैंडलॉर्ड को हेट करते थे, कुछ कम्युनल पार्टीज़ की बात करते थे, कम्युनल मतलब रिलीजन से बहुत जुड़े पड़े थे, कुछ बहुत सेकुलर थे। तो हर इशू पे डिबेट होता था। इवन एक इशू को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा हर इशू, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजे पे कोई डिस्कशन नहीं होता। इसके अलावा कोई इशू हो उसका डिस्कशन होता ही था। इवन ये चैप्टर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके आपको कहीं कहीं छोटे छोटे ब्लॉक में डिस्कशन मिल जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता चलेगा। उसमें से कुछ को मैंने यहाँ पे डाला है, सबको डालना इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने वो थॉट एटलीस्ट डाला है कि क्या बोलना चाह रहे थे लोग, कि किस बात पे बहस चल रही थी, किस बात पे डिबेट चल रही थी, कि चलिए आप जो बोले हैं हमारे लिए सही नहीं। जैसे मान लो किसी ने बोला राइट टू इक्वलिटी, कि सबको बराबर कर दो, तो कोई ट्राइबल एरिया होगा, ट्राइबल एरिया वाला लीडर है या कोई ST/SC वाला लीडर है, तो बोले भाई राइट टू इक्वलिटी करने से क्या हम इक्वल हो जाएंगे? क्या कानून के सामने हम सब बराबर हो जाने से हम सब बराबर हो जाएंगे? हम तो गरीब के गरीब ही रहेंगे, हमारे लिए तो वैसे भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। राइट टू फ्रीडम बोल देने से क्या हम बराबर हो जाएंगे? हमारे लिए फ्रीडम तो जो पॉपुलर लोग हैं, जो मेजोरिटी हो, तो हमारे फ्रीडम को ऐसे ही दफना देंगे ना। तो ये बात सब थी। तो हर बात पे डिबेट तो ज़रूरी था। यहाँ पे बताया मुस्लिम लीग वाइकेट कर देता है और मुस्लिम लीग बात करता है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की और पार्टीशन की बात करता रहता है। और जो सोशलिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट यानी सोशलिस्ट हमेशा जो होती है कि वो बात करती है ज़्यादातर वीकर सेक्शन की, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट इक्वालिटी की बात करते हैं कि सब बराबर वाला। इन्होंने स्टार्टिंग में वाइकेट कर दिया, लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बाद में आया। क्योंकि देखो सोशलिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो अपने देश में जो थोड़े नेशनलिस्ट भी होते हैं, वो चाहते हैं कि यार कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो हमारे देश का है ही नहीं, इसको कैबिनेट मिशन ने प्लान किया है ये, और ब्रिटिश के कहने पे बना रहे, तो हम थोड़ा दूर ही रहते हैं। लेकिन बाद में फिर वो आ गया, और स्टार्टिंग में प्रिंसली स्टेट भी नहीं आ रहे थे, बाद में प्रिंसली स्टेट भी आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि डोमिनेट क्या, ऑलमोस्ट देखो टोटल 389 के आसपास मेंबर थे, उसमें 296 के आसपास थे
इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 200 के आसपास थे, और उसके अलावा प्रिंसली स्टेट के थे। आप देख लेना, आप ज़रूरी नहीं है, प्रिंसली स्टेट के थे, और समझो ना 210 कांग्रेस के थे, उसके बाद प्रिंसली स्टेट, ये तो उसके अलावा 90 के आसपास थे जिसमें थे मुस्लिम लीग। तो ओवर 300 मेंबर हैं, जिसमें से सबके पास सेम पावर नहीं है। 6 लोग बहुत डोमिनेंट है। जैसे ये बात आप तभी पता कर सकते हैं, जितने भी हमारे कमेटी थी, उसमें मेजर कमेटी में अधिकतर के चेयरमैन या तो जवाहरलाल नेहरू थे, या तो राजेंद्र प्रसाद थे, या तो पटेल थे, यही थे ना। कुछ के एक दो अलग थे। तो जैसे 3 के तो यही थे, और 3 के ये थे, 2 के ये थे, और 1 के थे BR अम्बेडकर जी। तो 3 जो थे कांग्रेस के थे, जवाहरलाल नेहरू जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं, और उसके बाद फ्लैग के लिए रेजोल्यूशन भी लाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सेवरल रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद एक प्रेसिडेंट थे। तो इसके अलावा कुछ लोग और बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे 3 लोग इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसका नाम आता है BR अम्बेडकर और KM मुंशी और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये मेंबर थे टोटल, और क्लियर। और इन 3 टोटल 6 मेंबर के अलावा 2 और मेंबर थे जो सिविल सर्वेंट थे। और सिविल सर्वेंट एक्चुअली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनको चुन के लाया गया था। सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया गया था, जिसमें एक आता है BN राव, जिनके आप नाम सुना होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ठीक है ना, जिन्होंने प्रिपेयर किया था बैकग्राउंड पेपर बेस्ड ऑन द क्लोज स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। देखो, सारे देश का लाया, लेकिन भाई अच्छे से समझना किसका काम था? ब्यूरोक्रेट का ही तो काम था, क्योंकि वो ब्रिटिश के अंदर काम कर चुके थे, उनको बहुत एक्सपीरियंस था। अगर आपने एक सीरीज़ देखा होगा, ABP न्यूज़ पे आता था पहले सीरीज़ प्रधानमंत्री, तो उसमें एक मेनन होते हैं, तो सरदार वो मेनन रिजाइन करते रहते हैं। वन से थोड़ा आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैंने रोक दिया। देखो, 3 मेंबर यहाँ पे, 3 मेंबर कौन कौन है? BR, KM मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके अलावा 2 मेंबर थे, वो सिविल सर्वेंट थे। जैसे एक का नाम था VN राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, और दूसरा नाम आता है SN मुखर्जी, जिनके पास इतनी एबिलिटी थी कि कॉम्प्लेक्स प्रोपोजल को सिंपल लीगल लैंग्वेज में लिख सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक है विजन अपकोर। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थोड़ा ऊपर काम चल रहा है ना मेरे छत के ऊपर, तो इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।